आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना प्रेम्बल। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया। भारतीय संविधान का निर्माण कब से कब तक हुआ? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य हुआ था। और प्रस्तावना क्या है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? भारत के संविधान को बनाने के पीछे जो उद्देश्य थे वही उद्देश्य प्रस्ताव है। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने बताया? अल्लादी कृष्णा स्वामी ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? नानी पालकीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने बताया? अर्नेस्ट बारकर और के मुंशी ने। तो संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने बताया? अर्नेस्ट बारकर और के मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? नानी पालकीवाला ने। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने बताया? अल्लादी कृष्णा स्वामी ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। सन 1960 के बेरुनाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और कहा कि संसद प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं कर सकती। जो बेरुनाड़ीवाद था उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना और कहा कि प्रस्तावना में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। ये था 1960 के बेरुनाड़ीवाद में। इसके बाद 1967 के गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में न्यायालय ने कहा कि संसद प्रस्तावना सहित मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकती। इसमें मौलिक अधिकार भी जोड़ दिए गए। 1967 का गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद था। इसमें प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों को ही परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये इस विवाद में कहा गया। इसके विरोध में 24वां व 25वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, जिसके कारण न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद उत्पन्न हुआ। 24वां 25वां संविधान संशोधन कौन से विवाद के विरोध में लाया गया था? 1967 के गोलोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विरोध में लाया गया था 24वां 25वां संविधान संशोधन, जिसके कारण न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद हो गया था। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को संविधान का भाग कौन से वाद में माना था? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करता हो। इसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहा है। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए या फिर मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। प्रस्तावना में पहला वो एकमात्र संशोधन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन कब किया गया? 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था।
42वें संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ। हम भारत के लोग शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। हम भारत के लोग कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई, या फिर अंतिम सत्ता भारतीय जनता के हाथों में है। समाजवाद क्या होता है? उत्पादन व वितरण के संसाधनों व साधनों पर नियंत्रण सरकार का होगा। देश में जो भी उत्पादन वितरण के साधन होंगे उन सब पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान महत्व देगा, ये होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान महत्व देगा। अखंडता, भारत राज्यों का संघ है, भारत का कोई राज्य अपने को भारत से अलग कभी स्वतंत्र घोषित नहीं करेगा। भारत राज्यों का संघ है और भारत का कोई राज्य अपने को भारत से अलग कभी स्वतंत्र घोषित नहीं करेगा, यही अखंडता है। संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ? भारत ना तो किसी के ऊपर निर्भर है और ना ही कोई देश भारत के ऊपर निर्भर है, और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। तो लोकतांत्रिक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र को शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। संविधान में न्याय का प्रावधान प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में है। तो संविधान में न्याय का प्रावधान कहाँ पर है? प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में न्याय का प्रावधान है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। और कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। और भारत का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जो उल्लेख किया गया है उन्हें देख लेते हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये थी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों में है। तो संविधान में स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहाँ पर है? प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों में। और न्याय का उल्लेख कहाँ पर है?
प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में न्याय का उल्लेख है, जबकि स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना व मौलिक अधिकारों में है। प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। प्रस्तावना में कितनी समानताओं का उल्लेख है? दो प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व, तीनों जगह पर है। तो अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख केवल प्रस्तावना में ही है। पूरे संविधान में विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख केवल प्रस्तावना में ही है। प्रस्तावना में लोग व नागरिक दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत जनता को माना गया है। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत किसे माना गया? जनता को। प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस। तो अमेरिका से प्रस्तावना की भाषा ली गई, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार लिए गए, रूस से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचार। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली और अमेरिका से प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को। प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। उनके नाम क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और सोवियत संघ। अब आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा देख लेते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्राप्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्राप्त जो अधिकार है वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देने चाहिए और सरकार उन्हें मान्यता भी देगी और उनका उल्लंघन हो जाने पर उनका उपचार भी किया जाएगा और सरकार उन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। यही अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। मानवाधिकार, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन के द्वारा ब्रिटेन की जनता को एक चार्टर के माध्यम से अधिकार दिए गए। चार्टर का नाम मैग्ना कार्टा रखा, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम ये अधिकार कहाँ पर दिए गए थे? 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन द्वारा दिए गए थे, ब्रिटेन में। विश्व में सर्वप्रथम अधिकारों की मांग 1789 में फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की जनता द्वारा की गई। अधिकारों की मांग सबसे पहले कहाँ पे की गई?
1789 में फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की जनता द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से लिखित में अधिकार देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। इसने 1791 में संविधान के माध्यम से लिखित अधिकार दिए थे। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देकर महत्वपूर्ण बनाया गया। इन्हें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं। स्वयं सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देकर महत्वपूर्ण बनाया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही इन्हें बदला जा सकता है, अन्यथा इनको नहीं बदला जा सकता। और स्वयं सरकार भी इनका उल्लंघन नहीं करती है। तो जो मूल अधिकार है इनका भारतीय इतिहास देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1835 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अधिकारों की मांग की। अधिकारों की मांग सबसे पहले कब की गई भारत में? 1835 में बाल गंगाधर तिलक ने गृह स्वराज विधेयक के माध्यम से अधिकारों की मांग की थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश करके मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की, जिसे अधिकारों का एक घोषणा पत्र कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को अधिकारों का घोषणा पत्र कह सकते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन का मत है नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा? मूल अधिकारों का अग्रदूत। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ पटेल ने भारतीयों को अधिकार देने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सरदार पटेल ने कौन से अधिवेशन में भारतीयों को अधिकार देने के लिए प्रस्ताव पेश किया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने कब मांग की थी अधिकारों की? 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। संविधान निर्माण के दौरान मौलिक अधिकारों का निर्माण करने के लिए मौलिक अधिकारों की समिति व उपसमिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष क्रमशः सरदार पटेल व जेबी कृपलानी को बनाया गया। मौलिक अधिकारों का निर्माण करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? मौलिक अधिकारों की समिति व मौलिक अधिकारों की उपसमिति। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। मूल अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं मौलिक अधिकार। ये संविधान में निहित है जो इन्हें गारंटी देता है। मौलिक अधिकार संविधान में निहित है जो इन्हें गारंटी देता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य प्रवर्तनीय है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति, इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। वे न्यायोचित है और अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है या वाद योग्य है। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायोचित है और अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या अधिकार नहीं, असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य प्रवर्तनीय है।
सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये न्यायोचित और अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक प्रकृति के व नागरिकों के लिए सकारात्मक प्रकृति के माने जाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के लिए कौन सी प्रकृति के हैं? नकारात्मक। और नागरिकों के लिए कौन सी प्रकृति के हैं? सकारात्मक प्रकृति के। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। इनके उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। इनके उल्लंघन के मामले में एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 और वर्तमान में 6। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। और कानूनी अधिकार बनाया गया कौन से अनुच्छेद में? 300A में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 300A में। यह संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच समान रूप से धन संपत्ति के पुनर्वितरण में बाधा साबित हो रहा था। इसलिए संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। यह संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि यह समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था और लोगों के बीच समान रूप से धन का बंटवारा भी नहीं कर पा रहा था, उसमें बाधा बन रहा था। इस वजह से इसलिए संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार।